आपके बीच में आने में देरी हुई तो बिलासपुर का फ्लाईओवर मेरे ख्याल से गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच के गले की फांस पड़ गया। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें एक एक डेढ़ घंटा इस पे जाम न लगता। मगर इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी आप सब ने यहाँ आकर और जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए, ये दर्शाया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच के प्रति जो आपकी निष्ठा और चौधरी देवीलाल के विचारों के प्रति आपका समर्पण है, इसको एक एक साथी और मजबूती से आगे लेकर चल रहा है। बुजुर्गों, युवा साथियों, कल देश का बजट आया और इस बजट ने देश की अर्थव्यवस्था को तो हिलाया, पर बैठे हुए इस पंडाल में प्रति एक व्यक्ति को भी हिलाने का काम किया। सच्चाई है कि है? मेरी माताएं बहनें बैठी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आप लोगों के काम में आने वाली है, सोना और चांदी। 1.5 लाख चांदी गिरती नहीं गिरती एक बजट में, और सोना गिर दिया 40-45 हजार। मोदी ने आर्थिक नुकसान किसको किया? सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान इस बजट में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी गृहिणियों को किया, जिनके जिंदगी भर की बचत कह लो, कमाई कह लो, रातों रात 30 से 35% तोड़ने का कारण। वही दूसरी ओर पूरे बजट के अंदर 1.5 घंटे के भाषण के अंदर ना रोजगार पे चर्चा हुई, ना किसान पे चर्चा हुई। बुजुर्ग साथियों, ये बजट में ऐसा लगा जैसे तमिलनाडु के लिए बनाया हो कि चुनाव आ रहे। मगर एक चीज समझने की आपको भी कि आज की परिस्थिति के अंदर एक चीज तो साफ होती है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आज इन लोगों का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचने का काम करता है। ये सोचते इनको कोई हरा नहीं सकता, ये सोचने लगे इनको कोई रोक नहीं सकता। मगर ऐसे 7वें आसमान में दिमाग पे इंदिरा गांधी जी का भी चढ़ा था, नहीं चढ़ा था, नारा दे दिया था इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा। क्या किया था लोगों ने? इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराने का काम। ये लोग भूल जाते हैं कि सत्ता के अंदर रहने के बाद जनमत के ताकत को कोई भूल जाए। मगर जिस दिन आप लोगों ने कमर कस ली, जिस दिन आपके अधिकारों के लिए आप लोग खड़े होकर एक हो गए, इन लोगों की कमर तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? पत्रकार साथी बैठे, 2 तारीख का याद होगा आपको, सारे नेशनल चैनल पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 28 दिसंबर का बयान चलाया, देश में क्रांति आएगी। ऐसा बना दिया गया कि देशद्रोह का कितना बड़ा बयान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया। उन्हें झूठ नहीं बोला था, सच्चाई बोली थी, और उस सच्चाई का एक ट्रेलर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देख लिया। ये यूजीसी का नया कानून लाए थे तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा गया, ये तो देश का युवा खड़ा हो गया था, नहीं हो गया था। ये समझने की बात है युवा साथियों, ये हमें कॉलेजों में लगाकर बांटना चाह रहे हैं, ये हमें सामाजिक तौर पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तौर पर तो प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो ताकतवर बनो, और फिर हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं। अब बंगाल का चुनाव आ रहा है, टीवी पे हर रोज शाम को 7 बजे खोलिए, हिंदू मुस्लिम ना चलता हुआ हो। बिहार का चुनाव था, यादव नॉन यादव के बीच में लड़ाई करा। इन लोगों की मंशा सोच एक ही है कि हमें बांटते चलो और अपना फायदा उठाते चले। और मैं तो आज
रेवाड़ी की धरा पर कहने का काम करूंगा। ये गेम रेवाड़ी में भी खेला जाता है। दो विधायक कुछ बोलते हैं और सत्ता में बैठे लोग कुछ बोलते हैं कि आप लोग भ्रमित रहो, आप बचे रहो। और फिर चुनाव आते सारे शाम को एक होते नहीं होते। 5 साल तो रेवाड़ी जिले में यह दिखाया जाता है हमारे बीच में तकरार है, लड़ाई है, और 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो सारे इकट्ठे होकर आप लोगों के साथ धोखा करके वोट। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, ये चीज समझने की है। ये मेरी माताएं बैठी, बुजुर्ग बैठे, हमने 2000 से 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन 4 साल में 250 रुपए कर बढ़ाई। कोई योजना तो नहीं लेके आए कि भाई 250 में से 100 मिल जाएंगे, 150 की एफडी हो जाएगी। नायब सैनी जी तो एक योजना लाए हैं 1.5 साल में, और उस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। ये मेरी माताएं बैठी हैं, आधी से ज्यादा ने फॉर्म भरे, लाडो लक्ष्मी के नहीं भरे। कार्ड लाओ भरे, कितनों की लाडो लक्ष्मी शुरू हुई? ये कह दिया धारा बिल आता है, ये कह दिया तुम्हारे पीपीपी की इनकम इतनी है, ये कह दिया तुम्हारे घर में सरकारी रोजगार है। और जिनकी शुरू हुई उनको भी 2100 रुपए नहीं दिए, उनको भी 1100 रुपए देकर ये कह दिया गया 1000 रुपए की एफडी करा दे। आज बुढ़े बैठे 3000 रुपए आपके खाते में आए थे, किसी की उम्र किसी की खाते में आए तो देखकर तो पेंशन नहीं काटी गई थी। बरात में ये शुरू कर दी गई कि एक साझा परिवार है, 10 सदस्य एक घर में रहते हैं, और उस साझे परिवार के अंदर अगर किसी की घर के बिजली के बिल 24,000 रुपए है तो बुढ़ापा पेंशन काट। अगर बुढ़े ने जमीन अपने नाम रखी हुई है, बच्चों के हिस्से दे दिए, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से बच्चों के खाते के अंदर पैसा नहीं आया और बुढ़े के खाते में, बुढ़िया के खाते में आ गया 3 लाख रुपए से ज्यादा, अगर 2 फसल के उसमें पैसे अपने खाते में सरकार से ले लिए तो उसकी पेंशन भी बंद। बुजुर्ग युवा साथियों, आज देखो 40,000 से ज्यादा बूढ़े बुढ़ियाओं की पेंशन काट, 7,000 विधवाओं की पेंशन काट, सारे हैंडीकैप साथियों को चिट्ठी दे दी कि दोबारा सीएमओ से सर्टिफिकेट वेरीफाई करा के लाओ, नहीं तो सारी पेंशन भी बंद। आज इस तरह की व्यवस्था बना दी। फसल आपने बेची, पावंतर भरपाई कितने दिन में आया? बेमौसम बारिश का रेवाड़ी में मुआवजा कितना मिला? पत्रकार साथियों ने रिपोर्ट नहीं किया अभी तक। आप उठाकर देखना, रेवाड़ी जिले के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपया मुआवजा आया और सारे खराबे। इतनी ज्यादा भेदभाव करा, और उठा के नारायणगढ़ का उठा के देखो, लाडवा का उठा के देखो, मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वहां 15 से 20 करोड़ रुपया बांटा गया। ये भेदभाव चला। रेवाड़ी जिले में 3 बार वेरिफिकेशन, और नारायणगढ़ लाडवा में 1 बार भी वेरिफिकेशन। इस तरह से सरकार नीति बना रही। बुजुर्गों, युवा साथियों, इस अवसर पर हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और इस संकल्प के अंदर अगर हम सब मिलकर कमर कसेंगे, इस सरकार को जगाने चेताने का काम करेंगे, तभी जाकर अपनी ताकत को इस प्रदेश में आगे लेकर जाएंगे। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई एक निवेदन और मैं आप सबसे करूंगा। बहुत से लोग विचलित हो गए थे पिछले 5 साल के इस दौर के अंदर, और विचलित किन विषय पर हुए? ये कहकर किसी किसान आंदोलन में इस्तीफा दे देते, खिलाड़ियों वाले आंदोलन में इस्तीफा दे देते। आप मुझे बताओ,
हमने तो योजनाएं बनाई, 75% कानून लाए मेरी माताओं बहनों के लिए, 50% पंचायती राज में रिजर्वेशन लाए, 33% राशन डिपो में हिस्सेदारी दी। अगर उस समय विचलित हो जाते तो क्या अपने किए वादों को प्रदेश में पूरा कर पाते? आज ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई जाता है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से निकलकर, जिसके अंदर नागर चौधरी के अंदर आपके इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट का अवसर बना रखा, ये रेवाड़ी का जो बाईपास बना था, क्या ये चीजें पूरी हो पाती? मतलब आज पूछ लेता हूँ, लोग मुझे कोसते हैं, 1.5 साल सैनी साहब को हो गया, 1.5 साल में रेवाड़ी जिले में कुछ और नई सड़कें मंजूर करी हो? बता दो किसी गांव की सड़क को जिसको हमने मंजूर ना करके गए, उसमें पैचवर्क भी लगाया। आज गांव को उठाकर देख लो, हमने तो आपके कई गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी दी, कम्युनिटी सेंटर दिए। 1.5 साल में आपके यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं, किसी नए गांव में कम्युनिटी सेंटर लाने का भी काम किसी विधायक ने किया? ये चीज समझो, हमने तो फैसले किया। आज रेवाड़ी जिला परिषद का डाटा उठाओ या गांव की पंचायतों का उठाओ, 40 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रियों का 2% हिस्सा आपकी ग्राम पंचायतों के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के खातों में आया है। आज इनकी सरकार ने तो जो एसएफसी का पैसा आना था 2000 रुपए प्रति व्यक्ति गांव की पंचायत को, उसको भी 7 किस्तों से रोक रखा। साथियों, गांव में पैसा नहीं दोगे तो हमारे गांव विकसित कैसे हो? हमारा तो सपना था कि गांव के अंदर लाइब्रेरी डिजिटल तौर पर बढ़ाए और डिजिटल लाइब्रेरी बढ़ाकर गांव के उस गरीब बच्चे को अवसर दे कि शिक्षा के स्तर में वो शहर के बच्चे से ज्यादा तैयारी कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। सोच ये कि ग्राम विकास को रोक दो। मैंने कल के बजट में देख रहा था, शहरों के लिए तो 5-5 हजार करोड़ और गांव के लिए 5 करोड़ भी नहीं। ये है दोधारी नीति इस सरकार की। इस दोगली नीति के खिलाफ साथियों गांव में जाकर चर्चा करनी पड़ेगी, उस दुष्प्रचार को प्रचार से रोकना पड़ेगा और बूथ लेवल पर जाकर पार्टी संगठन के मजबूती की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एक निवेदन मैं सबसे करता हूं, इलेक्शन कमीशन द्वारा ये जो वोट का दोबारा अभियान चल रहा है, इसके अंदर पार्टी द्वारा BLA-1 नियुक्त किए गए और BLA-2 की नियुक्ति करनी है। BLA-2 का मतलब है अगर बावड़ विधानसभा के अंदर 210 बूथ है तो 210 साथियों को बूथ लेवल एजेंट बनकर इलेक्शन कमीशन के साथ वोटों के फर्जीवाड़े को रोकना है। गलत वोट कटवाने हैं और जो सही वोट रह गए उनके वोट बनवाने का काम करना है। मैं उम्मीद विश्वास के साथ आज आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग भी बैठे, युवा साथी भी बैठी है, माताएं बहनें भी बैठी है, कि जिम्मेवारी आप सबकी। अगर विजय अपने गांव के, मनोज अपने गांव के बूथ पर यह जिम्मेवारी लेगा, हम भी एजे बनेंगे, हम उन 1000 वोटों की निगरानी करेंगे, तो कोई फर्जी वोट बना पाएगा? साथियों, कांग्रेस का तो एक उद्देश्य है, बीजेपी के चलाई मुहिम को आगे लेकर चलना। बीजेपी ने SIR करवाया, वोट काटे, पूरे देश की कांग्रेस मुद्दों को छोड़कर किस विषय पर लगी? वोट चोरी हो रहे, कह रहे नहीं कह रहे कांग्रेसी, वोट चोरी, वोट चोरी। मुझे इतिहास बताओ, रेवाड़ी से तो रोहतक कोई ज्यादा दूर नहीं, रोहतक लोकसभा चुनाव था, 350 वोटों से चौधरी देवीलाल जी को हराया गया। वोट चोरी हुए थे नहीं हुए थे? 82 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी के पास बहुमत था तो GD तपासे ने भजनलाल जी को शपथ दिलाई थी, वोट चोरी करके नहीं कराई थी। अपना कैंडिडेट था इंद्रजीत दहिया,
जय तीरथ दैया को 3 वोट से जिताकर विधायक चुन लिया गया। हाई कोर्ट से केस हारा, जब जाकर उसकी सदस्यता गई तो 3 वोटों की चोरी थी, नहीं चोरी थी। आज इस देश के सबसे बड़े वोट चोर वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार के पीछे पड़े, मगर बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, आज महिला उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे, आज गरीब कल्याण की बात नहीं करेंगे। और दूसरी ओर ये मनरेगा का नाम तीरापती कर दिया। मैं सारे आप गांव देहात से संबंध रखने वाले लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, गांधी जी का नाम तो इस देश के नोटों से फोटो हटाओगे तब शायद लुप्त हो जाए, ये तो गांधी जी का नाम तो कोई नहीं मिटा सकता। मगर मनरेगा की सोच को जी राम जी के अंदर लुप्त कर दिया गया, ये कहकर कि अब प्रदेश 40% पैसा देंगे, 60 केंद्र देगी। प्रदेश के पास तो पैसा ही नहीं है, तो योजना अपने आप बंद होगी नहीं होगी। और दूसरी चीज, पहले सरपंच के पास ताकत होती थी कि सरपंच ने गड्ढा गुजारा है, नाली साफ करानी है, खेत के रास्ते बनवाने हैं, तो मनरेगा से बनवा लेता था। अब वो ताकत भी छोड़ दी, अब वो ताकत खत्म करके क्या कानून बना दिया कि सरपंच लिखेगा केंद्र सरकार को कि जी मैंने गांव के अंदर ब्रह्म ठीक कराना है सड़क का, केंद्र ने अगर अप्रूवल दिया तब जाके सरपंच काम कर पाएगा। तो भाई सरपंच की ताकत बची, इस योजना में नहीं बची। इनका तो मात्र एक काम है कि योजनाओं को केंद्र के हवाले ले जाओ, और इसीलिए यूजीसी का कानून आया था कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर अगर इनकी ना चले तो इस योजना का मिसयूज कर उसके ताला लगा दे। और अब तो एक नई योजना और बनाने की सोच रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो हमारी है, कॉलेजेस हमारे हैं, ये प्रदेश और केंद्र दोनों की सहमति से चलते हैं। मगर जल्द ये कानून ले आएंगे कि वाइस चांसलर भी केंद्र लगाएगा, यूनिवर्सिटी भी स्टेट के प्रीव्यू से बाहर होकर केंद्र पे प्रीव्यू में चली जाएगी। और जिस दिन इन लोगों ने यह कर दिया साथियों, इस देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को, इस देश की उच्च शिक्षा को पूरी तौर पर समाप्त करने का काम ये लोग कर देंगे। इसलिए सोचो और अपनी लड़ाई के लिए तैयारी करो साथियों, ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं ज्योति और उसकी पूरी युवा टीम से कहना चाहूंगा, जब BLA-2 काम करेंगे तो हर बूथ पर यूथ लेवल एजेंट में एक युवा योद्धा बनाने का काम करो। और मैं बिमला जी प्रधान से और ऋषि जी से सबसे कहना चाहूंगा, जब ये BLA-2 का काम चले तो मैं उम्मीद रखता हूँ हर बूथ पर एक महिला सखी आप खड़ी कर दो। अगर 650 बूथ सखी रेवाड़ी जिले के 650 बूथों पर खड़ी हो जाएगी तो आपको चुनाव हराने वाला कोई खड़ा नहीं मिलेगा। इसी मजबूती के साथ, इसी लक्ष्य और उद्देश्य के साथ हमें मैदान में उतरकर काम करना है। और इसी मजबूती और लक्ष्य उद्देश्य के साथ अगर आप सबने अगले 1000 दिन मैदान को सींचने का काम कर दिया तो ये जो लोग कहते थे कमजोर हो गए, ये जो लोग कहते थे कि तुम तो रहे नहीं राजनीतिक तौर पर, इनके मुंह में ताला भी लगा दोगे। और अपने संगठन को, जिस पौधे को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 18-19 में एक मुहिम के माध्यम से इतनी ऊंचाई पर उठाया, उससे ज्यादा ताकत के साथ प्रदेश में चौधरी देवीलाल के विचारों को पहुंचाने का काम करोगे। दोबारा मैं सभी साथियों का आज इस युवा योजना कार्यक्रम में भाग लेने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे एक एक साथी का हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपने जो ताकत का प्रदर्शन किया है, ये इस बात की गवाही दे रहा है। मैडम ने जो बात कही कि जन विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, बांटने वाली सरकार, तोड़ने वाली सरकार, आज जो बीजेपी और आरएसएस की है, उसके सामने अहीरवाल की भूमि से आप लोगों ने राव तुनाराम जी को याद कर साक्षी मानकर और कल गुरु रविदास जी की 649वीं
जयंती जो हमने बनाई उसे साक्षी मानकर, चौधरी देवीलाल को याद कर आप लोगों ने इस बीजेपी की निकम्मी सरकार से लोहा लेने के लिए युवाओं ने जो ताकत दिखाई है, मैं इसकी बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। दुष्यंत जी आने वाले हैं। मैं लंबा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, भाषण तो दुष्यंत जी देंगे भाई, मगर आज जानने की बात क्या है, हरियाणा में अब ज्यादा नाव नहीं बची है जिनमें सवार हो सको। एक नाव है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। वो नाव क्या काम करती है, उसकी लीडरशिप क्या काम करती है युवा साथियों? कभी तो आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर धकेलती है, कभी आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर जातियों के नाम पर बांटती है। सबसे रीसेंट एग्जांपल है यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर यूजीसी का कानून, नया कानून जो है वो लाकर भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करती है। नौजवान युवा साथियों, एचटेट के घोटाले सामने आ रहे हैं, एचपीएससी के अंदर भर्तियों में धांधली सामने आ रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि मेरी माताएं बहनें जो बुजुर्ग बैठी है, मेरी माताएं बैठी हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीने में बीजेपी की सरकार ने पीपीपी परिवार पहचान पत्र के नाम पर 50,000 बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा के बताओ, किया है कि नहीं किया है? सम्मानित साथियों, इस बीजेपी की सरकार ने एक झूठा वादा दिया लाडो लक्ष्मी योजना देने का। ना तो लाडो को लक्ष्मी मिली और ना लक्ष्मी को लक्ष्मी मिली। 2100 रुपए मिले क्या आप लोगों को? अब कहते हैं भाई 2100 तो नहीं दे पाएंगे, 1100 ही देंगे, 1100 बाद में देंगे। मेरी माताएं बहनें हंस रही हैं। 1100 बाद में कौन देगा? ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो समय आएगा, ना 1100 मिलेंगे, ना 2100 मिलेंगे। बीजेपी ने लूटने और ठगने का काम। बीजेपी गरीब लोगों के राशन कार्ड काट रही है, गुलाबी पीले कार्ड काट रही है, लेबर की कापी काट रही है। आज बीजेपी बेरोजगारी की खाई को बढ़ा रही है, नई नौकरी के नाम पर छलावा कर रही है। आधे से ज्यादा अदालतों में इनकी नौकरियां पेंडिंग पड़ी है। साथियों, युवा भाइयों, आज जो यूनिवर्सिटियां हैं आपके यहाँ, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है आईजीयू रेवाड़ी में, आप जाकर के देख लो, यूनिवर्सिटी नहीं बची है। अब वो केवल आरएसएस का ठिकाना और अड्डा बन करके रह गई है, आरएसएस की विचारधारा का केंद्र बन करके रह गई है। इसलिए युवा योद्धाओं, अपनी कमर को कसना होगा और बीजेपी की सरकार से, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, तोप और तलवार से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में लड़ाई लड़ी जाती है विचारों से। और ये नौजवान पीढ़ी अगर अपने विचारों को मजबूत आज नहीं करेगी तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा युवा साथियों। इसलिए आपको लामबंद करने के लिए ये मुहिम चलाई है युवा योद्धा कार्यक्रम। बीजेपी ने हर मोर्चे पर हर वर्ग को ठगने और लूटने का काम किया। वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछली बार बीजेपी को तो हम हरा देते। प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई थी कांग्रेस पार्टी की, मगर क्या हुआ? अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ये उत्तर आपको जरूर प्राप्त होगा कि बीजेपी नहीं जीती, बल्कि ईडी और सीबीआई ने चुनाव जिताया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरेंडर करवाया और कांग्रेस की टिकट अमित शाह के दफ्तर से बंटने का काम हुआ, जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार सरकार में आई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप सारे लोग इस बात को आज मानते होंगे। सम्मानित साथियों, दूसरी पार्टी कांग्रेस, जिसका मैंने जिक्र किया, आज अगर वो ईमानदारी से चुनाव लड़ती तो तीसरी बार हमें बीजेपी को नहीं देखना पड़ता, 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आनी। मगर इन लोगों ने अंडर द टेबल एग्रीमेंट कर हाथ मिलाकर लूटने और ठगने का काम किया है। आज
तीसरी चौथी पार्टी में नाव गिरवा रहा था। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, डूबती हुई नाव है। इनेलो की बात करूं, आज उसकी लीडरशिप को जब मैं देखता हूं तो सम्मानित साथियों, मुझे कहने में कोई शंका नहीं, वो टायर्ड और रिटायर्ड पार्टी है। उसमें कोई नई ऊर्जा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं। कभी कभी दुष्यंत जी को मैं आज मंच पर लेट हो गए कहने वाला था कि युवा बैठे हैं, भाई जो राजनीति में मेरे जैसे लोग हो, नई पीढ़ी के लोग हो, आप लोग हो, कम से कम तंदुरुस्त तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और हरियाणा में राजनीति का भी एक फिटनेस टेस्ट होना चाहिए कि जो लोग सुबह 5 बजे उठकर प्रदेश की सेवा में लग जाएं और रात को 12-1 बजे की चिंता ना करें। इनेलो बड़े लोग तो 12 बजे तो सुबह अपना कंबल उठाते हैं। सम्मानित साथियों, और शाम भी उनकी जल्दी हो जाती है। मैं मानता हूं वो तो इस दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। अगर फिटनेस टेस्ट रख दिया तो सबसे पहले फेल हो जाएंगे इंडियन नेशनल लोकल बड़े लोग, टायर्ड और रिटायर्ड। तो आपकी कौन सी पार्टी है? भविष्य में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है, कौन सी ऐसी सोच और विचारधारा है जो हरियाणा को जोड़ सकती है, 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ सकती है? अहीरवाल की बात कर सकते हैं। हरियाणा के अंतिम छोर से लेकर कालका की पहाड़ियों तक और कबाड़ी के मैदान तक कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो 36 बिरादरी को माड़ा में पिरोकर हमारे पुरखों के स्वप्न साकार कर सकता है? अगर वो कोई राजनीतिक दल है, आज ये युवा योद्धा गवाही दे रहे हैं, मीडिया के साथियों से कहूंगा, वो जननायक जनता पार्टी है। 2029 के अंदर आप इस बात को देखते हैं। दुष्यंत चौटाला के काम अब लोगों को धीरे धीरे याद आने लगे। 75% अगर लागू हो जाता, हीरो होंडा जैसी बड़ी कंपनियां हो, मारुति हो, डेंसो हो और बड़े बड़े उद्योग मानेसर के अंदर, गुड़गावा में, रेवाड़ी में जो स्थापित है, अगर इसमें लोकल को मिल जाता हक, तो आप ये मानो वारे न्यारे हो जाते कि नहीं हो जाते। मगर इन लोगों ने टांग अड़ाई, अरंगा लगाया, कोर्ट में स्टे करवाया। आप चिंता ना करो, देर है मगर अंधेर नहीं। 75% जरूर लागू होगा। दुष्यंत चौटाला का सपना जरूर लागू होगा और 100 में से 75% जो है वो हरियाणा के। मेरी माताओं बहनों को कहूंगा, दुष्यंत चौटाला ने आपको 50% हक पंचायती राज में दिया। और मैडम, आज आप भाषण दे रही थी, अगला चुनाव जो होगा उसमें 33% सीट जो रिजर्व होगी वो महिलाओं की होगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों से कहूंगा कि आने वाला देश का नेतृत्व पुरुष समाज से ज्यादा महिलाओं ने करना है। जो दुष्यंत ने रास्ता दिखाया, आने वाली MP, MLA महिलाओं ने बनना है और आपके कानून कोई और नहीं बनाएगा, आप स्वयं बनाओगी। ये हक दुष्यंत चौटाला ने आपको देने का काम किया है। इसलिए आज मुझे कहते हुए खुशी होती है बैकवर्ड को 8% आरक्षण देने की बात को। और सबसे बड़ा, कई बार लोग उसको कहते भाई इसको तो जो है ना दुष्यंत को गिनने लग गए छोटू राम की कैटेगरी में और चौधरी देवीलाल की कैटेगरी में, ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सच्चे मायने में दीनबंधु छोटू राम जी का, हमारे पुरखों का, बड़ों का स्वप्न साकार किया, उनका स्वप्न क्या था कि किसान को मंडी में आड़ती के पास पेमेंट के लिए ना जाना पड़े। वो स्वप्न असली मायने में अगर किसी ने साकार करने का काम किया तो आज के युग में देश में पहली बार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने करने का काम किया। 14 घंटे के अंदर पेमेंट पूरी करवाकर ये भी इतिहास रचाया। और जब किसान का आंदोलन चल रहा था तो मंडियों में और जो आंदोलित किसान थे वो एक बात कहते थे कि बीजेपी को छोड़ दो नहीं तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। दुष्यंत ने कहा था अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज मंडी के अंदर खड़ा होकर कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला की बदौलत कोरोना काल जैसे काल में भी हरियाणा में नई 900 मंडियां बनाने का काम हुआ। ये बहुत बड़ी सम्मानित साथियों, आज एविएशन सेक्टर को हम देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश को क्या दिया? बसें दी, गाड़ियां दी होंगी। दुष्यंत चौटाला की देन है कि हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी सोचा था क्या हरियाणा में बनेगा? वो दुष्यंत चौटाला ने बनाने का काम